हाय दोस्तों, मैं हूँ हिमानी ई-विद्यार्थी.in से और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का नवा पाठ जिसका नाम है सजीव विशेषताएं एवं आवास। तो अभी तक हम जलीय आवास, स्थलीय आवास समझ चुके हैं। आज हम कुछ विशेष प्रकार के आवासों के बारे में और वहाँ की विशेष वनस्पतियों के बारे में, भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम विभिन्न आवासों की यात्रा में पहुंचे हैं कहाँ? मरुस्थल यानी डेजर्ट। ठीक है, तो आपने हमारे देश के कुछ ऐसे हिस्सों का कभी ना कभी भ्रमण किया होगा जहां पर मरुस्थल यानी कि डेजर्ट है। ठीक है, जैसे कि राजस्थान की तरफ और गुजरात का भी कुछ कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर मरुभूमि पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि विभिन्न आवासों में मरुस्थल में पाए जाने वाले जंतु और वहां पर पाई जाने वाली वनस्पतियों में क्या क्या प्रमुख विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मरुस्थलीय जंतुओं के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मरुस्थल में रहने वाले जो भी जंतु हैं जैसे चूहे और सांप, ठीक है, ऊंट, ठीक है, ये सब हैं। तो इनमें भी आपस में विषमता पाई जाती है। मरुस्थल में पाए जाने वाले चूहे और सांप जो हैं ये ऊंट की तरह लंबे पैरों वाले नहीं होते। जैसे हमने ऊंट के बारे में पढ़ा था ना कि उसके लंबे लंबे पैर होते हैं। ठीक है, तो वो पैर उसको रेत में धंसने से और उसके शरीर को गर्मी से, गर्म रेत से बचाते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन इस बात को पढ़ने के बाद ये नहीं समझना चाहिए कि ऊंट के लंबे पैर हैं तो मरुस्थल में पाए जाने वाले सभी जीवों के लंबे पैर होते हैं, नहीं। ठीक है, तो यही चीज कहलाती है जैव विविधता, यानी हर एक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जिनमें विविधताएं होती हैं। ठीक है, जैसे ऊंट है उसकी शारीरिक संरचनाएं बिल्कुल अलग हैं और मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जो जीव जंतु हैं उनकी शारीरिक संरचनाएं बिल्कुल अलग है, लेकिन वो भी मरुस्थल में आराम से जी सकते हैं। उन्होंने अपने शरीर को इस तरह से अनुकूलित कर रखा है। ठीक है, तो मरुस्थल में पाए जाने वाले चूहे और सांप आदि ऊंट की तरह लंबे पैरों वाले नहीं होते। और ये क्या करें कि दिन की तेज गर्मी से बच सकें। ठीक है, ऊंट के तो लंबे पैर होते हैं तो वो तो अपने आप को गर्म रेत से बचा पाता है। ठीक है, लेकिन ये जीव कैसे जीते हैं मरुस्थल में? दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए ये भूमि के अंदर गहरे बिल बनाकर रहते हैं, यानी कि दिन भर ये अपने बिलों में छुपे रहते हैं। और फिर क्या होता है, रात्रि के समय जब तापमान में बहुत गिरावट आ जाती है, बहुत कम हो जाता है तापमान, तब ये जंतु बाहर निकलते हैं और अपना शिकार करते हैं। ठीक है, तो मरुस्थल में पाए जाने वाले चूहे और सांप वगैरह जो हैं वो रात में शिकार करते हैं। तो ये इनकी खूबी है, क्योंकि वहां पर इतना गर्म होता है कि दिन में अगर ये शिकार करने निकलेंगे तो ये जी नहीं पाएंगे, ये खुद ही मर जाएंगे। इसलिए इन्होंने क्या कर रखा है कि दिन भर तो ये अपने बिल में छुपे रहते हैं और शाम को निकलकर अपना शिकार करते हैं, भोजन ढूंढते हैं, ये सब करते हैं। ठीक है, उसके बाद मरुस्थलीय पौधों के बारे में समझते हैं। मरुस्थलीय पौधे क्या करते हैं? अब आपने देखा होगा कि मरुस्थल में जो पौधे मिलते हैं, अभी कोई पिक्चर देखी हो, जैसे इसी चित्र को देखते हैं। देखिए मरुस्थल के पौधे कैसे होते हैं, ऐसे कांटोदार। ठीक है, इस तरह से होंगे, इनमें ऐसे ऐसे कांटे होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हमने पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस करा है। तो चलिए आज थोड़ा और जानते हैं मरुस्थलीय पौधों में कांटे क्यों पाए जाते हैं। जैसे ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो इसका कारण क्या है? मरुस्थल में पड़ने वाली गर्मी। ठीक है, मरुस्थल में वैसे ही इतना ज्यादा गर्मी पड़ती है कि वहां पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत जल्दी जल्दी होती है दोस्तों। ठीक है, तो वहां के पौधों ने अपने आप को कैसे अनुकूलित किया है मरुस्थलीय वातावरण में रहने के लिए कि वे पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा को निष्कासित करते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं? क्योंकि मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं, उनमें पत्तियां होती ही नहीं है, और या फिर होती हैं तो वो बहुत छोटी होती हैं, और कुछ पौधों में पत्तियां कांटों के आकार की होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए कैक्टस या नागफनी। नागफनी जो है वो असलियत में मरुस्थलीय पौधा है। क्यों? क्योंकि उसकी पत्तियां जो है वो कांटों के आकार की होती है, ताकि अब देखिए चौड़ी पत्ती होगी तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जल्दी जल्दी होगी पत्ती में से ना, तो पत्ती का आकार ही बिल्कुल कांटों की तरह हो जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल का ह्रास बहुत कम होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इनसे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में जल का ह्रास है, ठीक है, ये बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, इसीलिए मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं? कांटों के आकार की होती हैं, ये सुई जैसी होती हैं। ठीक है ना। उसके बाद नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हो वो वास्तव में इसका तना होता है। चलिए एक बार चित्र में देख लेते हैं फिर से। जैसे ये चित्र है, यहाँ पर नागफनी का पौधा बना हुआ है ना, तो इसमें जैसे आपको ये जो हरा हरा हिस्सा दिख रहा है ये इसका
तना है, ना कि इसकी पत्ती। इसकी पत्ती क्या है, इसमें जो कांटेदार संरचनाएं निकली हुई हैं ये इसकी पत्तियां हैं, ठीक है। और ये जो हरा हरा आपको दिख रहा है ये इसका तना है, ठीक है। तो ये विशेषता है मरुस्थलीय पौधों में। अब इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण, अब देखिए हमने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो पत्तियां सुई के आकार की हैं, कांटों के आकार की हैं, तो कैसे होगा प्रकाश संश्लेषण। अब यहाँ पर इन पौधों ने अपने आप को अनुकूलित इस प्रकार से करा है कि यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, तने में होती है। इसीलिए तना कैसा है, हरे रंग का है। क्लोरोफिल जो है वो किसमें पाया जाता है, इसके तने में पाया जाता है, ठीक है। तना एक मोटी मोम की परत से ढका रहता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। तना भी कैसा होता है, मोटी एक मोमी परत से ढका रहता है जिससे कि तने से भी जल का कोई भी रास ना हो सके, जल बाहर ना निकल सके। तने से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोकने के लिए तने पर भी मोम की एक मोटी परत चढ़ी रहती है। फिर अधिकांश मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जो होती हैं जल के अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई में चली जाती हैं, ठीक है। अब क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मरुस्थल में पानी की बहुत कमी है ना, तो इसलिए पौधों की जड़ें जो होती है वो बहुत नीचे तक गहराई में जाकर पानी को खींचने का काम करती हैं, इसलिए जड़ें बहुत ज्यादा गहरी होती हैं, ठीक है। तो ये हमने जाना मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे और जीवों के शारीरिक विशेषताओं के बारे में कि किस तरह वो मरुस्थल में भी जीवित रह सकते हैं। अगर वो ये सब क्रियाएं ना करें या इस तरह से अपने शरीर को अनुकूलित ना करें तो वो तेज गर्मी वाले मरुस्थल में जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए वहां के जीवों ने अपने आप को इस प्रकार मरुस्थलीय वातावरण के लिए अनुकूलित कर लिया है। तो इसी के साथ दोस्तों आज हमने मरुस्थल के बारे में जाना। अब अगले वीडियो में हम एक नए वास स्थान के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय।